हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आप सब लोग जानते हैं रिसेंटली यूपीएससी के द्वारा सीडीएस का एग्जाम है उसको कंडक्ट कराया गया है और उसमें जो सभी क्वेश्चन हैं वो हमारे लिए यानी कि आईएएस के एग्जाम के लिए, सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आप ये कहेंगे ये हम तो आईएएस का एग्जाम देने वाले हैं, सीडीएस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूपीएससी का कोई भी कैसा भी एग्जाम हो उसमें पीवाईक्यू का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ऐसी बात नहीं कि केवल और केवल हम सीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं उनको निपटा के खत्म करें, नहीं, क्योंकि सीडीएस का जो एग्जाम है वो भी यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है और उसमें आपका सीडीएस रहा, सीएपीएफ रहा, एपीएफसी रहा, एनडीए रहा, सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि ये पेपर अभी हुआ है तो यूपीएससी का माइंडसेट पता लगेगा, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, किन टॉपिक को वो टच कर रहा है और क्वेश्चंस का लेवल क्या हो रहा है, उन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आंसर्स भी हम यहाँ पर पता करेंगे, उनका रिविजन, और आपको भी पता लगेगा कि क्या आप यूपीएससी के माइंडसेट के लिए प्रिपेयर हो या फिर नहीं, यानी कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने लायक कंडीशन में हो या फिर नहीं। आइए शुरू करते हैं, एक एक से सभी क्वेश्चन से उन पर नजर डालेंगे। यहां पर इंग्लिश वाला वर्जन है, यहां पे हिंदी वाला वर्जन है। सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। ये बेसिकली सेट डी है और इसमें क्वेश्चन नंबर 28 के रूप में था और यहां से उसने पेशा के ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया। आप सबको पता होगा यूपीएससी के बारे में बात करें तो जो पंचायती राज वाला जो चैप्टर है और जो अर्बन लोकल बॉडीज हम लोग पढ़ते हैं, ये यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एरिया है अगर इसको हम समझने की कोशिश करें। लेकिन यहां पर एक थीम और इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब भी करंट अफेयर में कोई भी चीज 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 75 साल, 100, 125, 150, 200 ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती हैं। अब देखिए, यहां से तो यूपीएससी ने जो क्वेश्चन है पेशा को लेके वो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने पूछा है कि किस शहर में पेशा महोत्सव 2025 इसको आयोजित करा गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर वो इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो हो सकता है पेशा के पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, उसको पूछ ले। क्यों ऐसा? ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अभी जो पेशा है, पेशा को लागू करने के जो 30 साल हैं, उन 30 सालों को हमने रिसेंटली सेलिब्रेट किया है। और विशाखापत्तनम के अंदर आपने द हिंदू या फिर कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह है वहां पे आपने पढ़ा होगा, विशाखापत्तनम के अंदर इसको ऑर्गेनाइज यहां पे करा गया। तो 30 साल यहां पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब 30 साल का मतलब क्या है तो यहां पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। 1996 का टाइम होता है। 1996 में आप लोग जानते हैं दिलीप सिंह भूरिया जो कमेटी है, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी का नाम आप सब लोग जानते होंगे। और इस कमेटी के अनुसार अगर अपन लोग बात करें, समझें, तो हम सब जानते हैं कि 10 राज्यों के अंदर हमारा जो अनुसूचित क्षेत्र है यानी कि जो जनजातियां रहती हैं 10 राज्यों के अंदर हैं। उनमें से 10 राज्यों में से 9 राज्यों ने सभी के सभी जो रूल्स हैं उनको नोटिफाई भी कर लिया है। उड़ीसा एक उन 10 राज्यों में से ऐसा राज्य है जिसने अभी रूल ड्राफ्ट किए हैं, नोटिफाई नहीं किए हैं। तो अब देखिए, जो जनजाति एरिया होते हैं, जो ट्राइबल एरिया होते हैं, वहां पर जो केंद्र सरकार या फिर कोई अन्य कानून है वो सीधे डायरेक्टली ऐसी लागू नहीं हो जाते। वो जो जनजाति हैं उनके परंपरा, उनकी जो प्रथाएं हैं, उन सभी चीजों को देखते हुए जो हमारे जो वहां पर लोकल गवर्नेंस का सिस्टम है उसको लागू करने की कोशिश करी जाती है। संविधान में भी इस चीज को बोला जाता है और उन्हीं प्रोविजंस को लागू करने के लिए संसद को ऑथराइज करा गया है कि संसद ऐसा कोई लॉ बनाएगी। उस लॉ के माध्यम से जो पंचायती राज के प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को अनुसूचित जाति जो क्षेत्र हैं वहां पर लागू करा जाएगा। और उसके लिए हमने एक पेशा कानून बनाया। लेकिन उस कानून से पहले एक दिलीप सिंह भूरिया नाम की समिति आती है 1996 के अंदर। वो समिति सारी रिकमेंडेशन देती है, उसके बेसिस पर यह कानून आता है। अब इस पेशा कानून के अंदर हम देखेंगे जो वहां की ग्राम सभाएं हैं या फिर जो लोकल बॉडीज हैं उनको ताकत दी गई, उनको थोड़ा सा उनको एम्पावर करा गया कि वहां पर कोई भी जमीन है उसका हस्तांतरण करना है, शराब, मादक पदार्थ हैं या फिर अवैध हस्तांतरण है जमीनों का, उसको रोकना, उनको कंट्रोल करना, बाजारों का मैनेजमेंट है वो सारी चीजें करना, लघु वनोपज हैं उनको लेके अधिकार देना। तो इन सब चीजों के लिए जो पेशा कानून है वो हमने यहां पर देखा है। इस पेशा कानून का सभी जो स्टैटिक बैकग्राउंड है वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा, लेकिन अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक जो दूसरी और प्रमुख जो चीज है उसकी तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा। यहां पे आप देख सकते हैं अनअकैडमी के साथ अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो आप यहां पर कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। अनअकैडमी के साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है पेड कोर्सेज के साथ, तो आप 22,999 के साथ अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सारी चीजें आपको यहां पर प्रिपेयर कराई जाती हैं। देन हम यहां पर देखेंगे हमारे जो बैचेज हैं हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल, सारे के सारे बैचेज हमारे लाइव हैं। इन बैचेस को आप लोग यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अनअकैडमी का जो हमारा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो रहा है जो कि पूरी तरह से फ्री है, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन करके आप चीजों की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगले क्वेश्चन में यहां पे क्या पूछा गया है,
राज्यों और यूटीज में शासन की स्थिति का आकलन करने के लिए निम्न में से किस सूचकांक का उपयोग करा जाता है? थोड़ा सा अगर आप इस क्वेश्चन को भी निगाह से, थोड़ी अच्छी जो निगाह है उससे आप समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा दिमाग यहां पर लगाएंगे तो आप आराम से इसको पढ़ पाएंगे। हालांकि इसका राइट आंसर है हमारा सुशासन सूचकांक, यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स जिसे हम लोग यहां पर कह रहे होते हैं। गुड गवर्नेंस का मतलब ये कि भैया जो हमारा शासन है, प्रशासन है, वो कितना बेहतर तरीके से काम कर रहा है, उसको लेकर राज्य और यूटीज की एक रैंकिंग, लगभग 10 मानकों के आधार पर एक रैंकिंग निकाली जाएगी। कब से ये शुरू हो रहा है? 2019 से इन सब चीजों की शुरुआत होती आ रही है और उस बेस पर यहां से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आइए इसके बारे में थोड़ी और डिटेल से उनके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं कि सीधी सी बात है, राज्य और यूटी के अंदर शासन की क्वालिटी कैसी है, गवर्नेंस की क्वालिटी कैसी है, उसको ये यहाँ पे मेजर करता है। कौन जारी करता है? ये आपको मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, ये यहाँ पर इसको जारी करा जाता है। इसके द्वारा पहली बार कब? 2019 में पहली बार गुड गवर्नेंस डे यानी कि 25 दिसंबर के समय पर इस जो सूचकांक है इसको यहां पर जारी करा गया। अब अगर किसी राज्य की और यूटी के अंदर जो गवर्नेंस है वो कितना बेहतर तरीके से हो रहा है, उसके अगर मैं आपको इंडेक्सेस के बारे में बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे कौन कौन से ऐसे इंडेक्सेस हैं जिनके आधार पर इन सभी चीजों को जांचा और परखा जाता है। तो ऐसे 10 सेक्टर है, इन सेक्टर में कौन सा राज्य और कौन सा यूटी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उन सब चीजों के बारे में आप यहां पे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पे अगले क्वेश्चन के बारे में। ऐसे जो सीडीएस है, एनडीए या फिर यूपीएससी के द्वारा अन्य जो एग्जाम कराए जाते हैं, स्टेट पीसीएस के एग्जाम रहे, वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपने लक्ष्मीकांत की किताब में सबसे लास्ट में अपेंडिक्स वाला जो कुछ आपको टेबल्स दी गई हैं, वहां से ये सीधे सीधे क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। अब यहां पर कह रहा है कि निम्न में से पूर्व राष्ट्रपतियों पर विचार करें। इनमें हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और नीलम संजीव रेड्डी। अब इनमें से ये पूछ रहा है कि ये जो सभी प्रेसिडेंट हैं, इन प्रेसिडेंट में से कितनों ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट इनमें से भारत के कितने रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो इनमें से 2 जो हमारे जो लोग हैं उनके बारे में यहां पर जो राइट आंसर है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये लिस्टिंग से फैक्चुअल थोड़ा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको कार्यकाल के बारे में भी बताता चल रहा हूं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में हम बात करेंगे तो पहले वाइस प्रेसिडेंट 1952 से 62 के लिए 10 साल के लिए रहे, फिर बाद में वो प्रेसिडेंट भी बने 62 से लेके 67 तक के समय के लिए। तो हम यहां पर देखेंगे ये पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट था। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, उनके बारे में हम बात करेंगे तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। इनका टेन्योर अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये पहले वाइस प्रेसिडेंट हम देखेंगे 62 से लेके 67 तक। देन हम यहां पर देखेंगे फिर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बने 67 से लेके 69 तक। लेकिन जो नीलम संजीव रेड्डी साहब हैं वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे, यानी कि इन सभी ऑप्शन में से संजीव रेड्डी साहब ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली प्रेसिडेंट थे, जो कि वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने थे सीधे, और ये 77 से 1982 तक जो है वो देखने को मिलेंगे। तो तीसरा स्टेटमेंट यहां पर नहीं होगा, बाकी दोनों के दोनों स्टेटमेंट है हमारे वो यहां पर सही देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात करी जा रही है फंडामेंटल राइट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ यूपीएससी। इनमें से हम बात करेंगे तो कौन सा सही नहीं है इसके बारे में अगर अपन यहां पर बात करें। देखो भाई, इनमें से हम लोग समझे तो कौन सा इनमें से सही नहीं है, इनके बारे में फंडामेंटल राइट के बारे में बात करा जा रहा है। पहला कह रहा है वो सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता प्रदान करते हैं, राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और ये आपका आर्टिकल 16 के बारे में आपको यहां पर बताने की कोशिश करी जा रही है। वो अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण करने और प्रचार की गारंटी देता है। 25 से लेकर 28 तक ये सारे धार्मिक अधिकार हैं वो यहां पर दिए गए हैं, सही बात है। अगला, वो केवल, यहां पर केवल शब्द लगाया गया है, केवल धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। तो जो आर्टिकल 15 की बात करी जाती है, आर्टिकल 16 की बात करी जाती है, या फिर हम पर्टिकुलरली आर्टिकल 15 के बारे में बात करें तो कुछ आधार हैं कि इन आधारों पर कोई भी कैसा भी भेदभाव राज्य नहीं करेगा, अन्य आधारों पर कर सकता है। आर्टिकल 15 में आपको पता होगा। तो क्या ये सारे के सारे हैं? नहीं, सारे नहीं, कुछ मिसिंग हैं और ये कानूनी रूप से प्रवर्तनीय है। यस, आप जानते हैं अंडर आर्टिकल 32 आप लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट को रीच आउट कर सकते हैं और अंडर आर्टिकल 226 आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। ये वाला फंडामेंटल राइट है बट हाई कोर्ट वाला फंडामेंटल राइट नहीं है। अब समझते हैं कौन कौन सी चीज यहां पर मिसिंग थी, जो केवल की आर्टिकल 15 के बारे में हम यहां पर बात करते हैं, फिर 16 के बारे में हम यहां पर बात करते हैं। तो हम यहां पर देखेंगे जो पब्लिक जो जॉब के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज के बारे में यहां पे बात करी जाती है, 16(4) के अंदर बात करी जाती है, तो वो स्टेटमेंट तो हमारा पहला सही था ही। बी भी हमारा सही था, जिसके बारे में मैंने आपको सारी चीजें ऑलरेडी बता दी हैं कि कौन कौन से अधिकार हैं। आर्टिकल 25 के बारे में कि आपको सभी अधिकार हैं वो देखने को मिलेंगे। लेकिन जो यहां पर बात करी गई थी आर्टिकल 15 के बारे में कि कौन कौन सी चीजें यहां पर मिसिंग हैं, तो देखो भैया यहां पर ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है। ये गलत है क्योंकि और कुछ भी आधार हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से आधार हैं?
रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहां पर जो प्लेस ऑफ बर्थ है और जो सेक्स है इसको मिसिंग रखा गया था इस स्टेटमेंट के अंदर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, उसके पीछे का रीजन है डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 32 के बारे में ऑलरेडी मैं आपको सारी चीजें यहां पर बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित या फिर मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किए जाने चाहिए। और उसके बाद हम देखेंगे सभी संविधान संशोधन विधेयकों को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थित किया जाना चाहिए। और ये स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते। आइए समझते हैं इन सब चीजों के बारे में। देखो, हम सब लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैं, चाहे तो आप उनको लोकसभा में कर लो, चाहे आप उनको राज्यसभा के अंदर पेश कर लो, उनमें कोई भी कैसा भी मेजर डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। दोनों में किसी में भी पेश किए जा सकते हैं, किसी में भी इनिशिएट किए जा सकते हैं, दोनों को समान शक्तियां यहां पर प्राप्त हैं। अगला हम बात करेंगे कि जो हमारे संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उनको कैसे बहुमत के माध्यम से, कैसी मेजॉरिटी उनके लिए चाहिए। तो यस, ये इंपॉर्टेंट है, और जिसे हम कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि जिसे हम कहेंगे विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत क्या होता है, यानी कि लोकसभा में भी विशेष बहुमत चाहिए, राज्यसभा में भी, दोनों में अलग अलग जो विशेष बहुमत है वो हमें चाहिए होता है। अब ये विशेष बहुमत क्या होगा, विशेष बहुमत होता है जो सदन है उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और वोट करने वालों का 2/3। ये हमें यहां पर समझने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ प्रकार के संशोधन ऐसे भी होते हैं जो संघीय मामलों से रिलेटेड होते हैं। उन मामलों में इस विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के समर्थन की भी आवश्यकता होती है साधारण बहुमत से, यानी कि राज्यों का जो समर्थन होगा उनको पारित कराना पड़ेगा, वो साधारण बहुमत से कर देंगे, लेकिन मिनिमम आधे राज्यों का विधानमंडल है वो उसको सपोर्ट करने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे, कह रहा है कि सभी संविधान संशोधन विधेयकों को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। माय डियर, ये थोड़ा सा यहां पे एक्सट्रीम जो है वो कीवर्ड यहां पे दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। मैंने बताया आपको कि कुछ मामलों में राज्यों की जरूरत पड़ती है, बट हमें इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें यह समझना पड़ेगा कि एटलीस्ट जो संघीय मामले हैं, यानी कि जो संघीय मामले वाले संशोधन है, केवल उनमें राज्यों के विधानमंडल है उनकी अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी में अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरा गलत है, एक और दो सही है। सो ए वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यही सारी चीजें हैं जो कि मैंने आपको यहां पर बता दी हैं। अब ऐसे कौन कौन से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आप देखेंगे कि जहां पर आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है, उनके बारे में हम देखें तो हम देखेंगे यहां पर 50% जो रेटिफिकेशन है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन रहा, फेडरल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करना है, जुडिशियल पावर में कोई संशोधन करना है, और 7th शेड्यूल यानी कि जहां पर शक्तियों का बंटवारा है उनमें कोई बदलाव करना है। तो केवल वैसी कंडीशन में ही यहां पे ऐसे आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति की योग्यताओं के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वो व्यक्ति कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का अथवा ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यायाधीश रहा हो। वो व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक, अगर पहले स्टेटमेंट को देखें तो उच्च न्यायालय का 2 से ज्यादा न्यायालयों का लगातार न्यायाधीश रहा हो, बिल्कुल सही बात है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, वो व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या फिर 2 न्यायालयों का लगातार अधिवक्ता रहा हो, यह सही बात है। अगर बात जज की करी जाएगी तो वो 5 साल है, लेकिन अगर वो जज की बात करी जाए, यानी कि ऐसे कुछ मेंबर होते हैं जो कि हमारे बार काउंसिल से लिए जाते हैं, बार से लिए जाते हैं, जिनको 10 साल का अनुभव है, उनको भी यहाँ पर जज बनाया जा सकता है ना। तो ये 10 साल है यहाँ पर, तो हमारा ये भी सही हो जाएगा। तीसरे के बारे में बात करेंगे, वो व्यक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय में एक प्रख्यात विधिवेत्ता हो। पॉलिटी में यूपीएससी हमेशा कीवर्ड में खेलता है, यहां पर भी उसने वही खेलने की कोशिश करी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय में नहीं, बल्कि वो राय किसकी होनी चाहिए, भारत के राष्ट्रपति की राय में वो एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता है वो होना चाहिए। तो वहां पर राष्ट्रपति आएगा, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा, और तीसरा गलत हो जाएगा तो हमारा ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। सी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यही सारी डिटेल मैंने यहाँ पे डाली है, आप आराम से पॉज करके इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो प्रेसिडेंट की ओपिनियन होती है, ना कि सीजीआई की। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के संविधान के संदर्भ में अनुच्छेद और प्रावधानों के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो लोग मेरे साथ YouTube पर प्रिपेयर कर रहे होंगे, जिन लोगों ने YouTube के रेगुलर सेशंस, लाइव सेशंस देखे होंगे, उनके लिए चीज बहुत आसान होगी और इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए मैंने आप सब लोगों को एक ट्रिक याद कराई थी और वो ट्रिक क्या थी? मैंने आपको अपने दोस्त की कहानी बताई थी कि दोस्त की जो दोस्त थी उसका नाम था आसमा, और उसके लिए मैंने एक ट्रिक याद कराई थी। जो आसमा वाला जो मामला है वो तो दूसरा है यहाँ पे। हाँ, जो ग्राम पंचायत वगैरह है वहां से भी ऐसा क्वेश्चन आता है और यहां से और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको समझने की कोशिश करिएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो ये एक तरफ पंचायतों वाले प्रोविजन से, एक तरफ इनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। 243 ABCD, यहाँ पे ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना, और ये पंचायतों के लिए D, ये पंचायतों के लिए इलेक्शन की बात करता है। इलेक्शन तो भैया के वगैरह में जाके मिलता है, जब इलेक्शन कमीशन जो होते हैं राज्यों के, उनकी बात करी जाती है। तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन है आपके लिए, सारे के सारे सही हैं। 243 D गलत मिलेगा, क्यों? क्योंकि डी रिजर्वेशन से रिलेटेड है, जहां पर SC ST उनके पॉपुलेशन के अनुपात में, और जो महिलाएं हैं उनके लिए 1/3 रिजर्वेशन की बात करी जाती है। OBC के लिए जो विधानमंडल है वो डिसाइड करेंगे कि रिजर्वेशन क्या रहना है। देन हम बात करेंगे आर्टिकल 243 के, उसके अंदर बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग है, ये राज्य निर्वाचन आयोग 243 के बारे में, इलेक्शन के बारे में, इसलिए ये वाला हमारा डी वाला था वो हमारा गलत हो गया था। अगला बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा विषय भारत के संविधान की राज्य सूची में शामिल नहीं है? अब देखो, यूपीएससी का जो पैटर्न है इस मामले में थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। वो क्वेश्चन पूछता है हमारा कि अब वो मामले रहे, वो कई बार एंट्री से डायरेक्टली पूछ लेता है कि कौन सा संघ में आएगा, कौन सा राज्य में आएगा, कौन सा संवर्ती में आएगा, तो डायरेक्ट एंट्री से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो हम पहला देखेंगे लोक व्यवस्था, दूसरा आर्थिक और सामाजिक नियोजन, तीसरा भूमि और चौथा स्थानीय शासन। तो इनमें से बात करें राज्य सूची में, जो क्योंकि देखिए जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें जो संघीय मामले हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय महत्व के मामले हैं, उनको संघ सूची में रखा गया है, जो क्षेत्रीय मामले हैं उनको राज्य सूची में रखा गया है, और जो कुछ ऐसे मिक्सचर मामले हैं उनको संवर्ती में रखा गया है। दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो ये जो आर्थिक और सामाजिक नियोजन है ये हमने राज्य सूची में नहीं रखा, बल्कि इसको हमने यहां पे रखा गया है जो कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कि संवर्ती सूची के अंदर एंट्री नंबर 20 है, उस एंट्री नंबर 20 के अंदर जो प्लानिंग्स वाली चीजें हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। चलो अगला अगेन फिर से कह रहा है मेल नहीं खाता, और यही है उस ट्रिक वाला जो ट्रिक के बारे में बात कर रहा था। तो इस ट्रिक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल 371 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 371 में कुछ राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रोविजंस की बात करी गई है, और 370 के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र के लिए एक डेवलपमेंट के लिए विदर्भ बोर्ड होगा ऐसी बात करी गई है। लेकिन उसमें ए से लेके जे तक उनको हमें याद करना होता है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 371 ए से लेके जे तक की बात यहाँ पे करी जाती है सारी की सारी। अब इनको आप याद कैसे करेंगे, कंफ्यूजन होता है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, और उस ट्रिक में मैंने बताया था कि एक अगर किसी व्यक्ति का नाम आसमा है तो उस ट्रिक से याद कर लो, नाम आसमा जी का, ठीक है। सारे के सारे राज्य आपको यहां पर मिल जाएंगे, और इसकी मैंने एक ट्रिक भी बनाई है। तो इनमें से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ रहा था कौन सा मेल नहीं खाता, तो इसका वैसे राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यहां पे सिक्किम की बात करेगी, जबकि सिक्किम अगले वाले में होगा। कैसे याद करना है आपको, आइए बताता हूं। तो यहां पर मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, इसको प्लीज याद कर लेना आप। जो मैंने आपको ट्रिक बताई नाम आसमा जी का, तो एन स्टैंड्स फॉर नागालैंड जो कि ए के अंदर आएगा, ए स्टैंड्स फॉर नाम तो एन, ए स्टैंड्स फॉर बी यानी ए स्टैंड्स फॉर आसाम और बी के अंदर आएगा ये, एम स्टैंड्स फॉर मणिपुर सी के अंदर आएगा, ए स्टैंड्स फॉर आंध्र प्रदेश ये डी और ई आ जाएंगे यहाँ पे, एस स्टैंड्स फॉर सिक्किम यहाँ पर एफ आ जाएगा, एम स्टैंड्स फॉर मिजोरम जी आ जाएगा, ए अरुणाचल प्रदेश एच आ जाएगा, जी गोवा आई आ जाएगा, और जे हमारा कहाँ पे कर्नाटक। तो अगर आप इसको याद रखेंगे और ABCD वाला फॉर्मूला आप यहां पे लगाएंगे नाम आसमा जी का, आपका क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका कभी भी यहां पे गलत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल के पास महाधिवक्ता को नियुक्त करने की शक्ति होती है। एडवोकेट जनरल के बारे में बात करी जाती है। जानते हैं हमारा जो विधि अधिकारी होता है केंद्र के स्तर पे अटॉर्नी जनरल, इसी तरह से राज्यों के स्तर पे एडवोकेट जनरल की बात करी जाती है अंडर आर्टिकल 165। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, महाधिवक्ता राज्यपाल की इच्छा तक अपने पद पर बना रहता है। बिल्कुल सही बात है, जैसे वहां पर अटॉर्नी जनरल की बात करी जाती है, सेम यहाँ पे राज्यपाल के बारे में एडवोकेट जनरल को लेकर बात करी जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करी जाती है। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, गवर्नर। बट इनके जब रिमूवल की बात आएगी तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा करा जाएगा, ना कि गवर्नर के द्वारा। ये थोड़ा सा कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। प्लीज लिसन टू मी, ये जो रिपोर्ट की बात करी जाती है, राज्यपाल की रिपोर्ट यहां पर नहीं लगेगी इनको रिमूवल करने के लिए, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 वुड बी राइट आंसर। अगर राज्यपाल की रिपोर्ट नहीं लगेगी तो क्या, अगर इनके बारे में बताऊं तो यूपीएससी के मेंबर का जैसे रिमूवल होता है इनका भी रिमूवल वैसे ही होगा, और उसमें एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, एक जांच समिति बनाई जाती है जो जांच करती है इनके कदाचार की, आरोपों की जांच करती है। उसके बाद वो इंक्वायरी कमेटी जो है इनको रिकमेंडेशन देती है, उसके बाद भारत के राष्ट्रपति हटाते हैं। राज्यपाल का इसमें रोल नहीं होगा, ठीक है। तो 1, 2, 3 डी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उनके बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी होती है। कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? अगेन यहां पर हम बात करेंगे, चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल की स्थापना करी, सही है। जगजीवन राम संविधान सभा के सदस्य थे, सही है। मोरारजी देसाई 77 से 80 तक भारत के प्रधानमंत्री बने, इसमें झोलमाल है क्योंकि ये ड्यूरेशन, ये टाइमलाइन गलत है। बाकी जेपी नारायण साहब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव थे, तो ये वाला तो मल्टीपल टाइम हमें हिस्ट्री से लिंक करके या फिर अलग अलग एग्जामिनेशन में है वो पूछ लिया जाता है। सी वाला गलत क्यों है? देखो, मोरारजी देसाई साहब के बारे में बात करेंगे तो 77 से लेके 79 के टाइम तक आप देखेंगे, 79 में उनकी जो सरकार है, जनता पार्टी सरकार है, वो कोलैप्स हो जाती है, वो गिर जाती है। 1980 तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा गलत। वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, यहां पर बात करेंगे इनमें से कौन से एक्ट हैं और उन एक्ट के साथ में उनके जो वर्ष हैं उनका मिलान करना है, कौन सा इनमें से सही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2012, सूचना का अधिकार अधिनियम 2004, अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 जो कि सही है, और बच्चों को यौन अपराधों से यानी कि पॉक्सो 2010 नहीं, 2012 होगा। आइए सभी को मैं एक बार में आपको यहां पे बता देता हूं, इंपॉर्टेंट कुछ एक्ट हैं जो कि आप गवर्नेंस वाले पार्ट में पढ़ते हैं, क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं। देखो, जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986 का, लेकिन इसमें 2019 में कुछ जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट होते हैं, तो ये वाला एक्ट का ईयर गलत था। आरटीआई के बारे में सब जानते हैं, 2004 की बात करी गई थी, बल्कि 2005 में हमें देखने को मिलता है। 2005 का एक्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये वाला सही था। फॉरेस्ट राइट एक्ट वाला हमारा 2006 सही था, जबकि पॉक्सो एक्ट के बारे में आपको बताऊं 2010 नहीं बल्कि वो 2012 था, ठीक है। तो ये हमें यहां पर देखने को मिला, थोड़ा मिसमैच यहां पर ईयर का करके क्वेश्चन पूछ लिया था। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीबीसी नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि पिछड़े वर्गों के लिए हमारे राष्ट्रीय आयोग। अब जिस तरह से हमारे एनसीएससी एनसीएसटी होते हैं, ठीक है, एनसीएसटी होते हैं, उसी तरह से हमारा एनसीबीसी भी आज के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। क्या ये एक संवैधानिक निकाय है? बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे तो एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, आर्टिकल 338, ठीक है, आर्टिकल 338, अरे यार, एनसीएससी के बारे में बात करेंगे, ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल 338, यहां पर बात करी जाएगी। एनसीएसटी के बारे में हम बात करेंगे, ये आर्टिकल 338 ए हो जाएगा। एनसीबीसी के बारे में बात करेंगे, ये आर्टिकल 338 बी हो जाएगा। ये जो एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा देने की बात यहां पे करी गई थी, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, आप सबको पता होगा। इस एनसीएससी और एनसीएसटी की तरह इसको संवैधानिक दर्जा देने की बात करी गई थी। पहले ये जो रेगुलेट होता था 1993 के एक्ट के माध्यम से, इसे स्टैट्यूटरी दर्जा यहां पर दिया गया था, यानी कि सांविधिक दर्जा दिया गया था, लेकिन सांविधिक से समाप्त करके अब हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो पहला और दूसरा दोनों हमारे सही हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव इस आयोग के प्रमुख होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो इसके चेयरपर्सन होते हैं, यहां पर सचिव ये कोई प्रशासनिक निकाय नहीं है जो जिसके सचिव हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे, नहीं। एक चेयरपर्सन होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, और वो जो चेयरपर्सन है, वो चेयरपर्सन जो है उनकी जो नियुक्ति है वो करी जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उस व्यक्ति की। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, 1 और 2, ए वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूज में भी रहता है। पॉश एक्ट के बारे में हम यहां पर बात करें तो, ठीक है, पॉश एक्ट के बारे में, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013, इसके अनुसार कौन सा व्यवहार है यौन उत्पीड़न माना जाएगा? ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर आपको पता होगा, जो विशाखा गाइडलाइंस के बारे में अगर आप लोगों को पता होगा, तो कोर्ट के द्वारा जब विशाखा गाइडलाइंस है उनको इशू करा गया था, उसके बाद जो सार्वजनिक स्थल या फिर जो भी कार्यस्थल होते हैं जहां पर काम करने वाले लोग होते हैं, उन जो कार्यस्थल होते हैं वहां पर महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट से उनका संरक्षण करना इस एक्ट के थ्रू इंश्योर करने की बात करी गई है।
तो अगर महिलाओं के साथ में ऐसी कोई बात होती है तो लोकल कंप्लेंट कमेटी एंड इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज होती हैं, वो उन सभी मामलों की जांच करती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? यौन उत्पीड़न के अंदर यौन प्रकृति की मौखिक टिप्पणियां आती हैं, बिल्कुल सही बात है। गैर मौखिक आचरण है, संकेत वगैरह भी कुछ हो सकता है। तीसरा, यौन प्रकृति का शारीरिक आचरण, ये भी आ सकता है। बिल्कुल सारे के सारे हमारे सही हो जाएंगे। तो 1, 2, 3 वुड बी द राइट आंसर। इवन जब भी किसी नए कर्मचारी, किसी नए ऑफिशियल की अपॉइंटमेंट होती है कमेटी के अंदर, तो जो HR डिपार्टमेंट है उनको पॉश की ट्रेनिंग देता है, पॉश के सारे प्रोविजंस बताता है, उनमें ये सारी जो चीजें हैं उन सारी चीजों का जो अध्ययन है यहाँ पे कराया जाता है, सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। अब टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, यानी कि वरीयता क्रम। अब ये जब आप लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ते हैं तो उसमें पीछे जो अपेंडिक्स वाला पार्ट है वहां पे वरीयता क्रम दिया गया है। यूपीएससी में सिविल सेवा में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते सामान्यतः, बाकी अदर एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनमें सही क्रम में हमें उनको व्यवस्थित करना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री। सही उत्तर यहां पर हमें इसका जो है वो यहां पे लगाना है। इनमें से कौन सा आएगा? तो सबसे पहले इनमें से जो हमारा अपने अपने राज्यों में जो राज्यपाल हैं प्रेजेंट में वो आएंगे, देन उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति हैं वो आएंगे, उसके बाद उप प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये करके। तो बी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने यहां पर देखा कि सभी के सभी जो क्वेश्चन से, अच्छा अब ये क्वेश्चंस आ कहां से रहे हैं? अगर मैं आपको सोर्सेस के बारे में बताऊं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे कहां से कवर हो रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको एक चीज को देखने को मिलेगी, जो भी आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत की जो किताब है या फिर आपके जो क्लास नोट्स हो सकते हैं, उनसे सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और उसके साथ स्टैंडर्ड का जो स्टैटिक है, उस स्टैटिक के साथ आपको जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ा सा करंट अफेयर में लेके उसको आपको ध्यान में रखना होगा कि जो चीजें करंट अफेयर में हो उसके पीछे का जो स्टैटिक है वहां से क्वेश्चन पूछे जाने का प्रचलन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये था पूरा मामला। अब आपको बताइए ये क्वेश्चंस कैसे लगे, क्या आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने में कैपेबल थे, सो दैट आपको पता लगे कि आने वाली जो यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन है उसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस कैसा बिल्डअप हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।